आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र की तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर इसके कथानक की विस्तार से चर्चा की थी, उसके बाद क्योंकि जो भी आप कहानी पढ़ते हैं उसका एक सार आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से पात्र होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार की कहानी है वो पता होना चाहिए। और इसीलिए जो मैंने पहले जो उस कहानी की विस्तार से चर्चा की है, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि किसी भी कहानी की समीक्षा के लिए हमें 6 तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो पहला तत्व है वो है कथानक, दूसरा आता है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा होता है संवाद या कथोपकथन, और चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। कथानक की हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब उसका दूसरा जो बिंदु आता है वो है पात्र या चरित्र चित्रण। इस मंत्र कहानी के अंदर मुख्य रूप से 2 पात्र जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो हैं डॉक्टर चड्ढा और दूसरे हैं भगत। भगत वो व्यक्ति है जो इस कहानी के अंदर जो चड्ढा के पुत्र का इलाज जो है अपनी झाड़ फूंक और मंत्रों के माध्यम से करता है। 2 ही पात्र हैं और तीसरे पात्र के कारण जो इसका एक केंद्र बिंदु एक और बन जाता है वो है कैलाश, जो कि डॉक्टर चड्ढा का बेटा है और जो जिसे सांप काट लेता है और जिसके इलाज को लेकर के पूरी चर्चा की गई है। पहले उसके जन्मदिन को लेकर के चर्चा की गई थी कि किस प्रकार उसके जन्मदिन पर जो घटना है वो घटित होती है कि वो सांप पालने का शौकीन है और एक सांप उसे काट लेता है। अब पात्र कितने हुए? एक डॉक्टर चड्ढा हैं, उनकी पत्नी है जिसका नाम नारायणी है, भक्त है, भक्त की पत्नी है, जो कि गौण पात्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे भक्त की पत्नी हुई, मृणालिनी हुई, नारायणी हुई, ये जो हैं गौण पात्रों के अंतर्गत आते हैं। जो नारायणी है वो डॉक्टर चड्ढा की पत्नी है, जिसकी चर्चा इसके अंदर गौण पात्र के रूप में है, जिसका बहुत कम जो है भूमिका इसके अंदर दिखाई गई है। और भक्त की पत्नी की बातचीत उन दोनों की दिखाई गई है। और मुख्य रूप से जो पात्र उभर कर आते हैं वो डॉक्टर चड्ढा हैं। उनका व्यवहार किस प्रकार का है, उनकी जीवन शैली किस प्रकार की है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और भक्त जो कि एक गरीब व्यक्ति है, उसकी जो चरित्र के बारे में इसके अंदर दिखाया गया है। ये तो है पात्र, इसके अंदर कौन कौन से उभर कर सामने आते हैं। फिर आता है संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन का अर्थ होता है एक कथन कहने के उपरांत कहा जाने वाला दूसरा कथन। तो यहाँ पर जो संवाद आए हैं वो अधिकतर संवाद जो हैं वो लघु संवाद हैं। कहीं कहीं पर दीर्घ संवादों का प्रयोग किया गया है। लघु संवादों के रूप में जैसे डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कैलाश कैसी तबीयत है, और या इसी प्रकार से जो भगत है उसकी अपनी पत्नी से जो बातचीत होती है, बहुत छोटे छोटे संवादों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वो जैसे उसकी पत्नी जो है पूछती है कि कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। फिर आगे से संवाद आता है जाकर झगड़ू सास से 10 सेर सन उधार ले आऊँगा। एक तो इसके अंदर छोटे छोटे संवादों के माध्यम से उनकी जो बातचीत है उसको दिखाया गया है। बड़े संवाद वहाँ पर आए हैं जहाँ पर स्थितियाँ इस प्रकार की हैं, किसी के बारे में बहुत लंबा चौड़ा बताना है, जैसे वो सांपों की विशेषता बता रहा है कैलाश, तो वहाँ पर दीर्घ संवादों का प्रयोग भी किया गया है। अगला बिंदु आता है देश काल और वातावरण, कि कैसे वातावरण के अंदर इस कहानी का जो है दिखाया गया है। तो इस कहानी का जो वातावरण है वो ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों तरह के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिनको हम कहें कि विलासतापूर्वक जीवन जीने वाले जो हैं डॉक्टर चड्ढा जैसे लोग भी हैं, जहाँ पर छोटी मोटी पार्टियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसके अंदर जो उस वर्ग के लोग हैं उन वर्ग के लोगों को ही बुलाया जाता है।
दूसरी ओर का जो वातावरण दिखाया गया है जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, उनका जीवन जो है किस प्रकार का है, जहाँ पर उन्हें खाने के लिए भी बहुत कम उपलब्ध है। तो उनके जीवन शैली दोनों की दिखाई गई है और दोनों के वातावरण को इसके अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार का वातावरण जो है वहाँ पर है। अगला बिंदु आता है भाषा शैली का, कि भाषा किस प्रकार की है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रेमचंद जो हैं वो सहज संवादों के अंदर सहज भाषा का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि ग्रामीण अंचल की जब हम बात करेंगे तो उनकी बात को कहने का जो ढंग है, उनको समझने का जो ढंग है, उनके लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग जो है किया गया है। बीच बीच में देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। सरल भाषा है, सहज रूप से समझ आने वाली है। बीच बीच में कहीं पर मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग भी किया गया है। जहाँ तक शैली की बात है, इसके अंदर बीच बीच में प्रश्नात्मक शैली भी है कि एक दूसरे से जब बात की जा रही है। जो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमचंद की कहानियों की जो भाषा है वो सहज सरल होती है और प्रत्येक व्यक्ति के समझ आने वाली भाषा होती है। अंतिम बिंदु इसके अंदर आता है उद्देश्य। कोई भी कहानी या कोई भी कथा या उपन्यास जिसकी रचना की जाती है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के की जाती है। ये जो कहानी है ये भी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। यथार्थ इस रूप में दिखाया गया है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जैसे डॉक्टर की हम चर्चा करते हैं, तो वो अपने अभिजात्य वर्ग के अनुसार ही विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं। उनके अंदर जो कमियां हैं या जो उनके जो गुण हैं उन सभी को दिखाया गया है। और दूसरी ओर जो है गरीब व्यक्ति की जो दिनचर्या है उसको दिखाया गया है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो है गरीब होते हुए भी उसके अंदर जो संवेदना है उस संवेदना को यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो कहानी है क्रूरता और कठोरता के ऊपर दया और करुणा की विजय दिखाई देती है इसके अंदर। कि वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो किस प्रकार उसका स्वयं का जो बच्चा है नहीं बचता उस डॉक्टर के कारण, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के बच्चे के लिए अपने सारे मान सम्मान को परे रख करके वो जा कर के उस डॉक्टर के बच्चे का इलाज करता है, जो झाड़ फूंक या मंत्र के माध्यम से जो वो कर सकता है। इस प्रकार डॉक्टर को भी अपनी करनी पर पश्चाताप होता है। और ये जो कहानी है अंत में एक आदर्श जो है वो स्थापित करती है कि किस प्रकार जो व्यक्ति है वो पहले है, बाकी की जो स्थितियां हैं या बाकी के जो उनका अभिजात्य वर्ग है या विलासतापूर्ण जीवन है वो किसी के काम आने वाला नहीं है। लोगों की जीवन रक्षा के लिए डॉक्टर को सर्वप्रथम ध्यान जो है अपने आने वाले जो मरीज़ हैं उन पर देना चाहिए। यही इस कहानी की जो है मुख्य उद्देश्य इस कहानी का रहा है।